हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रतिरोध का जो है श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो आज मैं इस टॉपिक को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़िया समझाने वाला हूं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग बिल्कुल बढ़िया से जो है इसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो है एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पूरा डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ, पूरा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए बढ़िया से इसको देखना है, बढ़िया समझना, ठीक ना। 100% जो है आपके एग्जाम में बहुत कम आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है वो प्रतिरोध का जो होता है वो पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का जो है प्रारंभिक छोर से जुड़ा होता है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का जो है अंतिम छोर जो होता है वो तीसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक छोर से जुड़ा होता है। यानी इसी प्रकार का जब सीरीज जो होता है तो इसी प्रकार के सीरीज को क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जा रहा है? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, अर्थात R1 के अंतिम छोर को R2 के प्रारंभिक छोर से फिर इसी तरह R2 और R3 को जोड़ा जाता है, तो ऐसे श्रेणी को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका ये है, यहाँ पर जो है आपसे एग्जाम में जो पूछने वाली जो टॉपिक है वो ये है, इसकी मुख्य विशेषता। आपसे पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन का मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहला जो विशेषता इसका है, कहा जा रहा है कि सभी प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा वो सभी प्रतिरोध से विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो बिल्कुल क्या होगा? सेम प्रवाह होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत धारा के लिए एक ही रास्ता होता है, ठीक ना। दूसरा कोई रास्ता होता ही नहीं है। बात समझ में आ गया? यानी कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसके लिए जो रास्ता होना चाहिए उसके जाने के लिए सिर्फ जो है एक ही रास्ता होता है, दूसरा रास्ता होता ही नहीं है। यही कारण है, ठीक ना। इसीलिए जो है जितना धारा होता है R1 से गुजरती है उतना ही धारा R2 और R3 से भी उतना ही धारा गुजरता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ा सा बढ़िया से इसको पिक्चर के माध्यम से। तो यहाँ पर समझना ये है कि जब बैटरी में, यहाँ पर आपका बैटरी है, ये आपका स्विच है जहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दौड़ेगा, ओके, तार में मूव करेगी और हमारा विद्युत धारा की दिशा इधर से इधर होगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होता है वो ऋण टर्मिनल से चलना जो है स्टार्ट करता है, गति करना शुरू करता है। जबकि विद्युत धारा की जो दिशा होता है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के जस्ट विपरीत होता है। यानी कि यहाँ से धन टर्मिनल से चलना स्टार्ट होगा विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा जब इधर से इधर मूव करेगा तो यहाँ पर देख सकते हो इधर से जब आएगा तो ये हो गया पहला प्रतिरोध। तो आप सोचिए कि यहाँ पर एक ही रास्ता से गुजरना, यानी कि जब विद्युत धारा इधर से आएगी तो जितना R1 से प्रवाहित होगा उतना ही R2 से भी होगा, उतना ही R3 से भी होगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। यानी कि तार का क्या सीधा रास्ता है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि R1 हो या R2 हो या R3 हो, यानी इससे विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो सभी में क्या होगा? सेम प्रवाह होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर समझा गया था आपको, यहाँ पर जो है जो हमने लिखा है वो यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है कि सभी प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत धारा के लिए एक ही रास्ता होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। इसीलिए जितना धारा R1 से गुजरती है उतना ही धारा R2 और R3 से भी गुजरता है। अब इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखे हैं कि यदि परिपथ में धारा 2A यानी कि 2 एम्पियर का प्रवाह होता है, यानी यदि मान लीजिए कि पूरे परिपथ में जो है विद्युत धारा का प्रवाह जो है 2 एम्पियर से प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि R1, R2 और R3 तीनों से 2 एम्पियर का ही धारा प्रवाहित होगा। बस समझ में आ रहा है? यानी कि अगर पूरे परिपथ में 2 एम्पियर का ही धारा प्रवाहित हो रहा है विद्युत धारा, तो प्रतिरोध के पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरे प्रतिरोध में भी जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो 2 एम्पियर का ही प्रवाह होगा, ठीक ना। अलग अलग नहीं होगा, सभी में क्या होगा? सेम होने वाला है। तो ये आपका पहला विशेषता था जो एक काफ़ी अच्छा लाइन है, एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि जब विद्युत धारा श्रेणी क्रम संयोजन में होता है तब जो है विद्युत धारा का प्रवाह जो है सभी में सेम होता है या अलग अलग होता है, ठीक ना। तो आपको क्या बोलना है कि प्रतिरोध में सभी में क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह हर जगह सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो अब हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। अब नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है उसमें आपको कहा जा रहा है कि कुल विभवांतर सभी प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग होता है। यानी है प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में कुल विभवांतर जो होता है वो सभी प्रतिरोधों के विभवांतर का क्या होता है? योग होता है। यानी कि कुल अगर विभवांतर निकालने के लिए कहा जाए
जब कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो और कहा जाए कि इसका कुल विभवांतर क्या होगा, तो जितने भी विभव होता है, जितने भी प्रतिरोध होता है उस पर विभव जो होता है V1 V2 V3 वो सभी को आपस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर आपका है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि R1 हो या R2 हो या R3 हो, सभी पर क्या है, V1 है, V2 है, V3 है। इसका मतलब ये है कि सभी प्रतिरोध पर विभव का मान अलग अलग हो रहा है, सभी पर सेम नहीं है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा था, एक चीज़ हमने देखा था कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है तो विद्युत धारा का मान हर जगह सेम था। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो R1 R2 R3 तीनों पर जो है क्या होगा, 2 एम्पियर का ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जो होता है ना, सभी पर अलग अलग होता है, इस बात को समझना है, ठीक ना। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जब परिपथ में जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में लगा होगा तो विद्युत धारा का मान सभी पर अलग अलग होगा या सेम होगा, या विभव का मान अलग अलग होगा या सेम होगा। तो आपको क्या बोलना है कि इसमें जो है विद्युत धारा का मान जो है हर जगह क्या होगा, सेम होगा, लेकिन विभवांतर का जो मान होगा, वोल्टेज का जो मान होगा वो हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। अब यहाँ पर जो दोस्तों इसको समझना बढ़िया से, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसको बढ़िया समझना है। यहाँ पर कहा जा रहा है साफ शब्दों में कि कुल विभवांतर का मतलब है कि जितना वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज विभवांतर को ही इंग्लिश में वोल्टेज कहा जाता है, ओके। जितना वोल्टेज बैटरी के द्वारा छोड़ा जाता है, मान लीजिए कि बैटरी कोई 12 वोल्ट का होता है, ठीक ना, कोई जो है 220 वोल्ट का होता है, सभी का अलग अलग अपना पावर क्षमता होती है। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुल विभवांतर का मतलब है कि जितना वोल्टेज बैटरी के द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक ना, ये वोल्टेज सभी प्रतिरोध पर बट जाता है। बात समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि बैटरी का अगर 12 वोल्टेज का बैटरी है और उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो विभव का जो मान है सभी पर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। अब ये किस प्रकार अलग अलग होगा, तो जिस प्रतिरोध का मान मतलब जो है प्रतिरोध जो होगा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जिस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि कोई बल्ब लगा है, कोई फ्रिज लगा हुआ, अलग अलग यहाँ पर जो है लगेगा, ओके। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि ये वोल्टेज सभी प्रतिरोध पर क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात जिसका प्रतिरोध अधिक होता है वह अधिक वोल्टेज लेता है और कम प्रतिरोध वाला कम वोल्टेज यानी कि विभवांतर लेता है। बात समझ में आ गया। इसका मतलब है कि बैटरी से जब वोल्टेज को मतलब प्रवाहित किया जाता है, जब वोल्टेज बैटरी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है तो वो वोल्टेज जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन में जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो वो सभी पर वोल्टेज जो है अलग अलग बढ़ जाता है, सभी पर सेम नहीं रहता है। बस समझ में आ गया ना। याद रखिएगा, अगर प्रतिरोध सेम रहेगा, अगर मान लीजिए कि इसका 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है, यानी कि प्रतिरोध अगर सेम रहेगा तब इसका वोल्टेज भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों पर वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध भी सेम है। तो इसको भी हम बढ़िया समझते हैं यहाँ पर और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि माना कि एक 12 वोल्ट का कोई बैटरी है। बात समझ में आ गया। हमने क्या माना कि एक 12 वोल्ट का कोई बैटरी है और उससे 2 समान प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध जो उसमें जुड़ा हुआ परिपथ में वो क्या कहा जा रहा है कि 2 समान प्रतिरोध, यानी कि 2 ओम का है और वो भी 2 ओम का ही है। बात समझ में आ गया, जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ओके। एक बैटरी है 12 वोल्ट का, 2 प्रतिरोध उस परिपथ में लगा हुआ है और दोनों सेम, यानी कि प्रतिरोध का मान जो है दोनों का सेम है, दोनों जो है 2-2 ओम का है, ओके। और ये दोनों श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ बैटरी का कुल वोल्टेज 12 वोल्ट है, यह दोनों पर समान रूप से यानी कि 6 वोल्ट में बढ़ जाएगा। अभी जस्ट हमने बताया था कि वोल्टेज जो होता है बैटरी का वो क्या होता है, अलग, मतलब जो प्रतिरोध का मान के अनुसार क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पर दोनों का प्रतिरोध क्या था, सेम था, इसलिए दोनों पर वोल्टेज भी क्या होगा, सेम रूप से बढ़ गया। अगर वही में अगर ये 3 रहता, ये 2 रहता, तो 3 जिसका प्रतिरोध 3 था यानी ज़्यादा था, इसको वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ता और कम वाला को क्या होता, वोल्टेज कम देना पड़ता। बस समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करें, 6 वोल्ट में बढ़ जाएगा, पर यदि प्रतिरोध समान नहीं रहता, समझ में आ गया, जो अभी बता रहे थे वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यदि प्रतिरोध समान नहीं रहता, जैसे प्रतिरोध जो है किसी का 2 ओम का होता, कोई 4 ओम का प्रतिरोध होता, कोई 1 ओम का प्रतिरोध रहता, यानी जब अलग अलग रहता तब कहता है यहाँ पर, तो 4 ओम वाला प्रतिरोध जो है जिसका मान ज़्यादा है, प्रतिरोधकता जिसका ज़्यादा है प्रतिरोध का मान, तो वो कह रहा है कि प्रतिरोध ज़्यादा वाला जो है वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज लेता। बात समझ में आ गया। यानी क्या कहा जा रहा है कि जैसे 2 ओम 4 ओम 1 ओम रहता तो 4 ओम वाला प्रतिरोध ज़्यादा वोल्टेज लेता और 1 ओम वाला प्रतिरोध कम वोल्टेज लेता। समझ में आ गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से यहाँ से कि विद्युत धारा जो परिपथ जो होता है वो परिपथ में विद्युत धारा जो है प्रतिरोध के यहाँ पर कैसे काम करता है और वोल्टेज किस प्रकार काम करता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से पिक्चर के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर फिर से तो यहाँ पर हो क्या रहा है,
आपको सीधा कहा जा रहा है कि जब यहाँ बैटरी के द्वारा जब स्विच ऑन किया जाता है, जब वोल्टेज रिलीज़ किया जाता है, मान लीजिए कि ये बैटरी 12 वोल्ट का है, ओके, ये बैटरी कितना है, 12 वोल्ट का है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा कि विद्युत धारा का जब प्रवाह होगा, तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध जो है, चाहे यहाँ प्रतिरोध कोई 2 ओम का हो, 4 ओम का हो, 5 ओम का हो, यानी अलग अलग हो या फिर सेम हो, फिर भी हर कंडीशन में क्या होगा कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, समान ही होगा। यानी तीनों जगह क्या होगा, विद्युत धारा का मान समान होगा। अगर 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ भी 2 एम्पीयर का ही प्रवाहित होगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी हर जगह 2 ये होगा। तो इसका मतलब विद्युत धारा का मान हर जगह क्या होगा, समान होगा। लेकिन विभव जो होता है ना, विभव वोल्टेज, वो सभी पर क्या होता है, बट जाता है। अगर मान लीजिए कि 12 वोल्टेज अगर रिलीज़ किया गया, अगर मान लीजिए ये तीनों प्रतिरोध का मान सेम रहता, तब तीनों पर सेम सेम जो है विभव बढ़ जाता, समझ, वोल्टेज तीनों पर सेम सेम बढ़ जाता। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन यदि अलग अलग रहता तो इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा प्रतिरोध वाला है तत्व, तो वो वोल्टेज ज़्यादा लेता, और जो कम वाला होगा वो क्या होगा, पर जो है वोल्टेज कम लेगा। वैसे भी आपको मालूम है कि घर में ही देख लीजिए ना, अगर कोई बल्ब है तो अगर वो 6 वाट का है, 10 वाट का है, यानी जितने कम वाट का होता है तो वोल्टेज उतना ही ज़्यादा उसको कम ज़रूरत पड़ता है, वो कम वोल्टेज में ही जलता है, बहुत बढ़िया। लेकिन वही अगर मान लीजिए हीटर हम चला रहे हैं या फिर कूलर चला रहे हैं, कुछ ज़्यादा जो ज़्यादा वोल्टेज जिसको चाहिए, तो वहाँ वोल्टेज वो ज़्यादा लेता है। अगर उसको उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि वैसे भी हमारा घर का जो परिपथ होता है वो क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में होता है। इस बात को याद रखिए। तो यही रीज़न है कि इस वोल्टेज क्या होता है, सभी में बढ़ जाता है अलग अलग। विद्युत धारा तो हर जगह सेम होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर से समझेंगे आगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमने एक लाइन लिखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगला पॉइंट जो है उसमें कहा जा रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि एक भी प्रतिरोधक या बल्ब टूट जाए, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन का एक गुण है, लक्षण है कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि एक भी प्रतिरोधक या बल्ब टूट जाए तो पूरा परिपथ खुल जाता है और सभी बल्ब बंद हो जाता है। अब सिंपल सोचिए कि जो भी श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा रहेगा परिपथ, उस परिपथ में कहीं भी एक तार भी अगर टूट जाता है या फिर कोई बल्ब जो है, एक बल्ब का तार कहीं टूट गया है, ठीक है, या प्रतिरोध जो है जुड़ा हुआ है वो कहीं टूट गया है, तो क्या कहा रहा है कि पूरा परिपथ ही भंग हो जाएगा। यानी कि जितने भी बल्ब जल रहा था, फैन चल रहा था, वो सभी क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि हमारे घर में, जैसे मान लीजिए हमारा घर में जितनी भी चीज़ें वो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। अगर कहीं से भी तार टूट जाता है, ठीक ना, या कुछ भी हो जाता है तो क्या होता है, पूरा परिपथ भंग हो जाता है, लाइट बंद हो जाता है। उसके लिए फिर वहाँ तार जोड़ना पड़ता है, जोड़ते हैं तब फिर लाइट आता है। तो इस बात को समझिएगा कि यहाँ से जो है श्रेणी क्रम संयोजन का 3 लक्षण हमारे सामने आया। पहला लक्षण ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान हर जगह जो है प्रतिरोध में समान चलता है, अलग अलग नहीं होता है। लेकिन विभवांतर यानी वोल्टेज का जो मान होता है सभी जो है प्रतिरोध पर अलग अलग होता है, ठीक ना, यानी उसके प्रतिरोध के मान के अनुसार बढ़ता है। यानी प्रतिरोध जिसका ज़्यादा होगा वो वोल्टेज ज़्यादा लेगा, प्रतिरोध जिसका कम होगा वो वोल्टेज कम लेगा। यानी कि विभव का जो मान होगा वो सभी प्रतिरोध पर अलग अलग होगा। ये बात को आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात है कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि एक भी प्रतिरोधक या बल्ब टूट जाता है, यानी कहीं भी तार अगर टूट जाता है, तो पूरा परिपथ क्या होगा, खुल जाता है, अर्थात सभी पूरा बंद हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये फाइनली इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक लास्ट में आखिरी यहाँ पर जो है इसको बढ़िया सा आप देख लीजिए। ये जो आपको यहाँ पर है, तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है, तुल्य प्रतिरोध यानी कि जब श्रेणी क्रम संयोजन में जब जुड़ा होता है कोई प्रतिरोध और उसका तुल्य प्रतिरोध आपको निकालने कहेगा, यानी कि आर सीरीज में जब जुड़ा रहेगा, तब कहेगा कि कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तब आप जितने भी प्रतिरोध है सभी को आप जोड़ दीजिए, वही आपका क्या होगा, कुल प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। यानी R1 R2 R3 यानी और भी अगर प्रतिरोध जुड़ा है तो सभी को जोड़ देने पर जो मान आएगा वही क्या होगा, कुल प्रतिरोध होगा सीरीज में, आर सीरीज। ओके, जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हम क्वेश्चन ले लिया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे। अब यहाँ पर दिया है कि 3 ओम, 5 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो क्या करा, कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रवाहित धारा विद्युत धारा का मान क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा। यानी 3 सवाल यहाँ से पूछा गया है। तो इसको निकालना क्या है, बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हो। आपको कुल प्रतिरोध पूछा, यानी आर सीरीज का मान पूछा है, तो आपको अभी जस्ट हमने बताया कि आर सीरीज बराबर क्या होता है, यानी कि जितने प्रतिरोध का मान दिया सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर R1 का मान कितना है, 3 है, ठीक ना। उसके बाद R2 का मान कितना है, 5 है। उसके बाद R3 का मान कितना है, तो 2 है। तो जब इस सब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, सॉरी 5 3 8 8 2 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 ओम हो जाएगा आपका। क्या कुल प्रतिरोध कितना निकल गया, 10 ओम निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रवाहित विद्युत धारा, आपको विद्युत धारा का मान निकालना है। वोल्ट आपको दिया ही हुआ है और ओम प्रतिरोध का भी मान आपको निकल ही गया है। तो आपको निकालना क्या है, विद्युत धारा। तो आपको अच्छे से पता है कि ओम का नियम से क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। अब आपको आई का मान निकालना है, तो V का मान आपको दिया हुआ है, वोल्टेज आपको दे दिया है 20 वोल्टेज, ठीक ना। तो 20 आपका ऊपर हो जाएगा और प्रतिरोध का मान आपको 10 ओम निकल गया, 10 नीचे हो जाएगा। तो 10 दूनी कितना हो गया, 20, यानी फाइनली जो है
आपका 2 आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि पूरे तार में जो विद्युत धारा जो दौड़ रहा है वो कितना का दौड़ रहा है, तो वो 2 एम्पियर का दौड़ रहा है। ओके, अब यहाँ से आपको एक पूछा था कि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा, यानी प्रत्येक पर वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पर सिंपल सोचने वाली बात है, एक है 3 एम्पियर का, ठीक है ना, आप सभी पर वोल्टेज का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सोचिए कि V बराबर क्या होगा, V बराबर होता है IR, होता है कि नहीं होता है। यहाँ से जब चलोगे तो V बराबर क्या होगा, R को जब उधर भेजेंगे तो IR होगा। तो यहाँ से V1 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा और R1 हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया कि सभी का प्रतिरोध अलग अलग होगा, वोल्टेज भी अलग अलग होगा, लेकिन विद्युत धारा क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसलिए विद्युत धारा को सिर्फ हम I लिखेंगे, लेकिन R को हम R1 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, अब I का मान यहाँ पर कितना है, I का मान आपको निकल गया, पूरा विद्युत धारा जो दौड़ रहा है इसमें कितना दौड़ रहा है, तो 2 एम्पियर का दौड़ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो I का मान हो जाएगा 2 गुने R1, तो R1 का मान कितना दिया है प्रश्न में 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहला जो वोल्टेज है R1 पर वो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 6 वोल्टेज पहला पर है। अब दूसरा आपको V2 यदि निकालना है, दूसरा पर कितना है, तो दूसरा पर निकालने के लिए क्या होगा, फिर हो जाएगा I और हो जाएगा R2, ठीक ना। तो I का मान फिर से 2 ही होगा और R2, तो R2 का मान क्या है, प्रतिरोध दूसरा कितना है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 10 वोल्ट का हो जाएगा। अब एक और आपको निकालना है V3, तो V3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, तो I का मान कितना होगा, 2 होगा, और R3 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 वोल्टेज हो जाएगा। तो देख सकते इस प्रकार तीनों का वोल्टेज भी क्या हो गया, निकल गया। यानी पहला प्रतिरोध जो है वो 6 वोल्टेज ले रहा है, समझ में आ गया ना, 6 वोल्टेज। अगर यहाँ पर क्या पता चला कि 3 ओम का यदि प्रतिरोध है तार में लगा हुआ, तो वो कितना ले रहा है, 6 वोल्टेज वो ले रहा है। और यदि कोई 5 ओम का अगर प्रतिरोध है तो वो कितना ले रहा है, 10 वोल्टेज ले रहा है। और यदि कोई 2 ओम का अगर कोई प्रतिरोध है तो वो 4 वोल्टेज ले रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना प्रतिरोध का मान कम है वहाँ वोल्टेज कम ले रहा है, और जहाँ प्रतिरोध का मान ज़्यादा है तो वहाँ वोल्टेज भी ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ से आपका पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा चीज़ जितने भी मैंने समझाया वो सभी बढ़िया समझ में आया होगा, और 100% सभी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको, ठीक ना। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और इस प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखना चाहते हो, ठीक ना, आप चाहते हो कि सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो वीडियो आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलता है आप लोगों से एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।